Hello friends, my name is Khan and once again welcome back to the series Advanced Structures for Speaking English। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 6 ऐसे स्ट्रक्चर्स। अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप आने वाले दिनों में अपनी इंग्लिश के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो हमारी पहली स्ट्रक्चर है, जनरली हमें ऐसा बोलना होता है कि मुझे ये करने भी दोगे या नहीं, मुझे आने भी दोगे या नहीं, अरे मुझे जाने भी दोगे या नहीं, अरे मुझे बताने भी दोगे या नहीं। तो ऐसे सेंटेंस हमें बोलने होते हैं और इन सेंटेंस को किस तरीके से इंग्लिश में फॉर्मेट किया जाता है वो देख लेते हैं। तो जब भी आपको ऐसा सेंटेंस बोलना हो कि अब मुझे ये करने भी दोगे या नहीं, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, विल यू लेट मी डू दिस नाउ और नॉट। अब लेट मी को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करके हम बोल सकते हैं, जैसे लेट मी को हम बोल सकते हैं लेमी, ठीक है। तो इस सेंटेंस को आप इस तरीके से बोलेंगे, विल यू लेट मी डू दिस नाउ और नॉट। अब मुझे ये करने भी दोगे या नहीं, विल यू लेट मी डू दिस नाउ और नॉट। अब मुझे जाने भी दोगे या नहीं, विल यू लेट मी गो नाउ और नॉट। मुझे खेलने भी दोगे या नहीं, विल यू लेट मी प्ले नाउ और नॉट। मुझे बोलने भी दोगे या नहीं, विल यू लेट मी स्पीक नाउ और नॉट। मुझे बताने भी दोगे या नहीं, विल यू लेट मी टेल नाउ और नॉट। अब मुझे सोने भी दोगे या नहीं, विल यू लेट मी स्लीप नाउ और नॉट। तो इस तरीके से आपको अपने सेंटेंस को फॉर्मेट करना है। और दोस्तों बिलीव मी, व्हेन यू प्रैक्टिस again and again of these type of structures, phrases, friends, believe me, after some times you will realize that your English is improving day by day. अब देख लेते हैं हमारी सेकंड स्ट्रक्चर। हमारी सेकंड स्ट्रक्चर है, जनरली हमें बोलना होता है कि इस गलतफहमी में मत रहना कि ये फ्रेज़ हमें बोलनी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो फ्रेज़ है हम जनरली बोलते हैं। अब इसे किस तरीके से इंग्लिश में बोलते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये होगा, डोंट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट। क्या होगा, डोंट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट। अब सेंटेंस आगे कुछ भी हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको कहना हो, इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुमसे डर जाऊंगा, तो इस इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, डोंट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट आई विल बी स्केयर्ड ऑफ यू। अगर आपको ऐसे बोलना हो, इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, डोंट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट आई विल फॉरगिव यू। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो दो स्ट्रक्चर हो गई हमारी। एक तो हो गई विल यू लेट मी डू दिस नाउ और नॉट। लेट मी को कॉन्ट्रैक्ट करके आप लेट मी बोलेंगे, ठीक है, यानी मुझे करने भी दोगे या नहीं, मुझे जाने भी दोगे या नहीं। ऐसे सेंटेंस अगर आपको फॉर्मेट करने हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा हमारा सेंटेंस है, इस गलतफहमी में मत रहना की। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे, डोंट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट, और आगे जो भी सेंटेंस है आपका वो आपको बोलना है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी है, जैसे कई बार हमें ऐसा बोलना होता है, उसे बस खाने की पड़ी रहती है, उसे बस जाने की पड़ी रहती है, उसे बस अपने काम की पड़ी रहती है, उसे बस पैसे कमाने की पड़ी रहती है। तो ऐसे सेंटेंस हमें बोलने होते हैं। अब इन्हें किस तरीके से इंग्लिश में फॉर्मेट करेंगे, इसके स्ट्रक्चर इंग्लिश में इस तरीके से आप इसे बनाएंगे। जैसे आपको बोलना है, उसे बस खाने की पड़ी रहती है, तो आप ऐसे बोलेंगे, ऑल ही केयर्स अबाउट इज़ ईटिंग। हमारी जो मेन स्ट्रक्चर वो यही रहेगी, ऑल ही केयर्स अबाउट इज़, और बाद में जो भी वर्ब है उसमें आईएनजी लगा देंगे, और अगर कोई नाउन है तो नाउन का नाउन हम लिख देंगे, ठीक है। कुछ सेंटेंसेज और देख लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, उसे बस क्रिकेट खेलने की पड़ी रहती है, तो आप इस सेंटेंस को इस तरीके से फॉर्मेट करेंगे, ऑल ही केयर्स अबाउट इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं कहता हूँ, तुम्हें तो बस खेलने की पड़ी रहती है, तो ही की जगह हम यू लिख देंगे और हमारा सेंटेंस हो जाएगा, ऑल यू केयर अबाउट इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। उसे बस अपने काम की पड़ी रहती है, ऑल ही केयर्स अबाउट इज़ हिज वर्क, ठीक है। यहाँ पर नाउन था तो हमने हिज वर्क लिख दिया, ठीक है। अगर मुझे ऐसे बोलना है, उसे बस मूवी देखने की पड़ी रहती है, तो ऑल ही केयर्स अबाउट इज़ वॉचिंग मूवी। तुम्हें बस मूवी देखने की पड़ी रहती है, ऑल यू केयर अबाउट इज़ वॉचिंग मूवी। तो यू के साथ हम केयर लगाएंगे, ही के साथ सी के साथ हम केयर्स लगाएंगे, ठीक है। जैसे मुझे बोलना है, तुम्हें तो बस पैसे कमाने की पड़ी रहती है, तो ऑल यू केयर अबाउट इज़ अर्निंग मनी। उसे तो बस पैसे कमाने की पड़ी रहती है, ऑल ही केयर्स अबाउट इज़ अर्निंग मनी। तो इस तरीके से आपको अपने सेंटेंस को फॉर्मेट करना है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, अगर हिंदी में अगर आपको ऐसा बोलना हो कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस फ्रेज़ को किस तरीके से इंग्लिश में बोलेंगे, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, इफ़ दिस गोज़ ऑन, ठीक है। इफ़ दिस गोज़ ऑन, इसका मतलब हो गया अगर ऐसा ही चलता रहा तो। और आगे सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मुझे ऐसे बोलना है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, इफ़ दिस गोज़ ऑन आई विल नॉट हेल्प यू। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे, इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल फेल। अगर ऐसा चलता रहा तो तुम्हें समस्या का सामना करना पड़ेगा, इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को फॉर्मेट करना है।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ दिस गोज ऑन। ठीक है, बाद में जो भी सेंटेंस है आपका उसे आपको बोलना है। तो ये तो हो गई हमारी 4 स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारी ये है, जैसे अगर आपको बोलना हो कि मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, तो ऐसा सेंटेंस जब भी आपको बोलना हो तो आप वहाँ पर फेड अप फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे। सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा, जैसे अगर आपको बोलना है मैं तुमसे तंग आ गया हूँ तो आप ऐसे बोलेंगे आई एम फेड अप विद यू। ठीक है, कोई भी प्रोनाउन है तो प्रोनाउन आप उसके बाद में विद के बाद में लिख देंगे। अगर कोई वर्ब है तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगानी है आपको। ठीक है जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मैं क्रिकेट खेलते खेलते तंग आ गया हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम फेड अप विद प्लेइंग क्रिकेट। मैं तुमसे बात करके तंग आ गया हूँ, आई एम फेड अप विद टॉकिंग टू यू। मैं उससे बात करके तंग आ गया हूँ, आई एम फेड अप विद टॉकिंग टू हिम। मैं इस काम से तंग आ गया हूँ, आई एम फेड अप विद दिस वर्क। मैं उससे बात करके तंग आ गया हूँ, आई एम फेड अप विद टॉकिंग टू हिम। मैं तुम्हारी सुनते सुनते तंग आ गया हूँ, आई एम फेड अप विद लिसनिंग टू यू। ठीक है ना, मैं उसके सुनते सुनते तंग आ गया हूँ, आई एम फेड अप विद लिसनिंग टू हिम। तो इस तरीके से आपको अपने सेंटेंस को फॉर्मेट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, और हमारी नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर है आज के इस वीडियो की, वो है मेरे मना करने के बावजूद भी। जब भी आपको ऐसी फ्रेज बोलनी हो तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। ठीक है अगर आपको ऐसे बोलना हो उसके मना करने के बावजूद तो आप बोलेंगे डिस्पाइट हिज रिफ्यूज़ल। तुम्हारे मना करने के बावजूद डिस्पाइट योर रिफ्यूज़ल। मेरे मना करने के बावजूद डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। ठीक है, और बाद में जो भी सेंटेंस होगा उसे हम इस तरीके से फॉर्मेट करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मेरे मना करने के बावजूद भी उसने ये किया, तो मैं सेंटेंस को बोलूँगा डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ही डिड इट। उसके मना करने के बावजूद भी मैं यहाँ आया हूँ, डिस्पाइट हिज रिफ्यूज़ल आई हैव कम हियर। तुम्हारे मना करने के बावजूद भी मैं ये तुम्हारे लिए लाया, डिस्पाइट योर रिफ्यूज़ल आई हैव ब्रॉट दिस फॉर यू। तो ये थी कुछ फ्रेजेस, कुछ स्ट्रक्चर्स जो मैंने आपको बताई हैं। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले दिनों में आप अपनी इंग्लिश के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड siblings who are interested in learning this so-called language. Okay, so once again thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep growing, keep listening, and keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.